नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिस समय G20 समिट की तैयारियां चल रही थी, उस समय बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। क्या इतना बड़ा आयोजन भारत कर पाएगा? फिर जब सारी तैयारियां हो गई और जो एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है और वो भी बहुत भव्य और दिव्य रूप में हमारे सामने आ गया और जब लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही मुकम्मल तैयारियां हैं, बहुत ही पुख्ता तैयारियां हैं। हर स्तर पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार है, जो अलग-अलग अंग हैं, वो तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर लग कर के इसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं और ये सफल हो जाएगा। फिर सवाल उठे कि पुतिन साहब तो आ नहीं रहे हैं और शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं, तो कहीं फीका तो नहीं पड़ जाएगा? या कहीं आधा अधूरा सा तो नहीं रहेगा। लेकिन आज जब ये दूसरे दिन का भी समिट समाप्त हो गया और अधिकांश जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो अपने अपने देशों को लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इससे पहले जो 17 समिट हुए हैं G20 देशों के, ये सबसे कामयाब समिट मानी जा रही है। और पहले ही दिन किसी समिट में अगर डिक्लेरेशन पर सहमति हो गई हो, सर्वसम्मति हो गई हो और एक ऐसा डिक्लेरेशन जिसमें 77 बिंदुओं पर सहमति हुई हो, तो इससे बड़ी कामयाबी कोई हो नहीं सकती है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, तो शायद ऐसा भी कभी नहीं हुआ होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करें और होटल जाने के बजाय, फ्रेश होने के बजाय सीधे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच जाएं बाइलेटरल टॉक्स के लिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका आत्मविश्वास था, जो उनकी पूरी टीम का आत्मविश्वास और मनोबल सातवें आसमान पर था और जिस तरीके से पूरा ये समिट आयोजित किया गया, बहुत ही बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से, और जितने जितने हमने एजेंडे सामने रखे वो सब स्वीकार हुए। हालांकि आज जो हमारे शेरपा थे, उन्होंने जानकारी दी कि करीब 200 घंटे की बैठकें और टॉक्स हुई हैं, तब जाकर के ये सब देश इस पर सहमत हुए हैं। लेकिन यहाँ से कुछ बड़े और चुनौतीपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। अभी 2 ढाई महीने है G20 की अध्यक्षता भारत के पास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहा भी है कि हम नवंबर में इसकी अध्यक्षता छोड़ने से पहले ये चाहेंगे कि इस समिट में जो अलग-अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने कुछ बिंदु रखे हैं, उन पर क्या किया जा सकता है इन 2.5 महीने में, तो छोड़ने से पहले एक क्यों ना वर्चुअली एक और समिट हो जाए। और ये जो जज़्बा है, ये जो जिजीविषा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये सारा अंतर कर देती है। मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत ही ख़ास पैनल है। उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आपको सभी विशेषज्ञों का परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ वाली विंडो में आपकी जानी-पहचानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार स्वाति तोरसेकर जी हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। उनके ठीक नीचे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेजर जनरल A.K. सिवाच सर हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी। और चौथे विंडो में आप देख रहे हैं अपनी राय के लिए बहुत ही अलग
तरीके से पहचाने जाने वाले मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, बहुत भारत स्वागत है। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं स्वाति जी आपके पास ही आता हूं। ये बताइए, जो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में शायद दुनिया इतना जानती नहीं थी। सुबह के सेशन में जब प्रधानमंत्री सभी राष्ट्र प्रमुखों को रिसीव कर रहे थे, तो उनके बैकग्राउंड में सूर्य मंदिर का जो कोणार्क है, जो जिसको हम काल चक्र, समय चक्र भी बोलते हैं, वो उनके बैकग्राउंड में था। शाम को जब रात्रि भोज में सभी अतिथि आ रहे थे, तो उनके बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी, जो 12वीं सदी में हुआ करती थी, जिसको नष्ट कर दिया था एक मुस्लिम आक्रांता ने, वो बैकग्राउंड में था। इसके अलावा भी जो इस पूरे एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को टच दिए गए थे, जिस तरह की चीजें वहां पर रखी गई, नटराज की मूर्ति रखी गई, इसके अलावा भी जगह जगह जो हॉल बनाए गए थे मीडिया के लिए, दूसरी उन जरूरतों के लिए, उनके नाम नदियों के नाम पर रखे गए, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए। तो भारत का एक जीवंत, भारत की संस्कृति का एक तरीके से परिचय दिया दुनिया को, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश तो यही जानते हैं ना कि 1947 में ही भारत आज़ाद हुआ और तभी पैदा हुआ। तो ये सब लोगों को पता नहीं है कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वो 4-5 हजार साल पुरानी है। जी। जी ओंकार जी, बिल्कुल सही बात है ये। हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, जो इतिहास ब्रिटिशों ने लिखा, वही इतिहास पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया था। और ये एक बहुत ही दुर्दैव की बात थी, जिसमें ये एक धारणा बनी थी कि अगर हिंदुस्तान इतना गरीब है, यहाँ के लोग इतने हतबल हैं, अपने को दुर्बल समझते हैं, तो ये जो दोष है, ये इनकी संस्कृति का दोष है। ये जो संस्कृति है, ये इन्होंने इन्हें पनपने नहीं दिया, उभरने नहीं दिया है। एक जमाना था जब भी 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद के जो 1-2 दशक है, हमारा विकास का दर 1 या 2% होता था, तो भी इसे हिंदू इकोनॉमी रेट करके कहा जाता था। तो ये पहचान थी हमारी पूरी दुनिया के सामने। तो दुनिया को हम कैसे दोष दे सकते हैं, क्योंकि हमने ही उनको कभी बताया नहीं कि हमारी संस्कृति क्या है और ये कितनी महान है। एक आज जो उनके मन में जो एक आश्चर्य हम देख रहे हैं, तो ये आश्चर्य पहले तो श्री मोदी को देखकर होता है कि इस तरह का जो एक व्यक्ति है, इतना इंटीग्रिटी वाला, इतना ऑनेस्टी वाला और इतनी लीडरशिप क्वालिटी वाला आदमी जो है, इतने धड़ाड़े से काम कर सकता है, तो ये किस संस्कृति से पनपा है, इनके सामने इनकी उपज कैसे है, उनकी विकास कैसे हो गया, किसने देखभाल की होगी। तो इसके लिए उनके मन में अब जाकर एक कुतूहल पैदा हो गया है और इसका जवाब देना तो जरूरी था। अगर हम अपनी पहचान भूल गए थे और किसी दुनिया वालों को बता नहीं रहे थे, तो ये जरूरी था कि ये कभी ना कभी बताया जाए। आज जो विकास का दर है 7% तक हम लोग गए, तो ये तो हिंदू दर नहीं हो सकता। उन्हीं लोगों ने एक जो जिनको हिंदू इकोनॉमी रेट बोल रहे थे, विकास का दर, तो उन्हीं लोगों ने ये कैसे आत्मसात किया। उन्हीं लोगों ने इसरो के द्वारा एक मंगलयान हो, चांद्रयान हो, इतना बड़ा विजय प्राप्त कैसे किया, ये उनके लिए अचरज का विषय था। और ये बहुत ही अच्छी पहल है मोदी जी की कि उन्होंने ये पहचान करवा दी आखिर में। बिल्कुल सही बात आपने कही है सिन्हा साहब। भारत जो है वो निसंदेह प्रजातंत्र की जननी है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, योग भारत से दुनिया में गया है। मानवता के कल्याण की बात हम करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं।
और जो इसका थीम दिया गया, जो इसका स्लोगन दिया गया G20 का, जो नई दिल्ली में समिट हुई है, आज समाप्त हुई है, इसमें भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये 3 खास तौर से रेखांकित करते हुए 3 सेशन इन्हीं पर पूरी तरीके से केंद्रित थे। तो ये एक बहुत व्यापक सोच है भारत की। बहुत ही औपचारिक तरीके से अलग-अलग देशों में अब तक समिट होते थे। राष्ट्र प्रमुख आते थे, मीटिंग्स होती थी, मीडिया भी बाहर होता था, फैसले हो जाते थे, नहीं होते थे तो कोई डिक्लेरेशन नहीं होता था, सब वापस चले जाते थे। भारत ने तो पूरा एकदम इसको उलट दिया है और बहुत व्यापक तरीके से 60 शहरों में करीब-करीब 200 सेशन हुए हैं अलग-अलग विषयों पर। और जैसा कि बताया गया, आज इसकी जानकारी दी गई कि कम से कम 200 घंटे लगाए गए, बैठकें की गई, अलग-अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं या उनके प्रतिनिधि थे, और तब जाकर के ये डिक्लेरेशन जो है इस पर सहमति हुई। तो मेरा ये जानना है आपसे कि भारत ने वो करके दिखाया है जो अब तक किसी देश ने किया नहीं था। तो भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है, जो काबिलियत है और जो लीडरशिप है, ये इस्टेब्लिश हुई है दुनिया के सामने। एकदम ओंकार जी, मुझे याद है कि जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने प्रश्न किया था और एनालाइज किया था कि मोदी जी का सबसे बड़ा वीकनेस होगा फॉरेन अफेयर्स, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। और जब मोदी जी विदेश जाने लगे तो बोले क्या पाया। अब जो लोग फिंगर उठा रहे थे वो देखो क्या पाया मोदी जी ने। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जो आपने कहा कि कैसे ये सहमति हुई, ये पहला इवेंट हुआ है विश्व में जिसमें ड्राफ्ट स्टेटमेंट में किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। ओमकार जी, ये हुआ कैसे? मोदी जी ने एक शेरपा टीम बनाया, उसमें मिस्टर अमोद कांत इंचार्ज थे और जयशंकर जी ने 4 IFS ऑफिसर्स को लोन पे दिया उनको। अभय ठाकुर, N कक्कानूर, E गंभीर और आशीष सिन्हा, ये चारों लोगों ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। कहा जाता है कि 100 पॉइंट्स ऐसे थे जिसपे विरोधाभास था, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे थे। 200 घंटे बातचीत हुई और फ्राइडे तक बात सुलझ नहीं रही थी। फ्राइडे रात को इस टीम ने संदेश दिया सबको, जो लोग बोल रहे थे विरोधाभास के पॉइंट्स, कि देखो भाई, पॉलिटिकल लीडरशिप का हमारा ये सोच है कि आप जो भी सजेस्ट करोगे हम ड्राफ्ट स्टेटमेंट में डालेंगे विदाउट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, लेकिन ड्राफ्ट स्टेटमेंट में कोई विरोधाभास नहीं होगा, कोई बोलेगा नहीं। और एवरीबॉडी फेल इन लाइन, सभी मान गए। 5 रात हमारे ये 4 ऑफिसर सोए नहीं है। NSS आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। 5 रात लगातार। हम लोग आर्मी में नाइट ट्रेनिंग करते थे, एक्सरसाइज में जाते थे, तो हम लोग भी 4-5 रात में, 5वां रात तक तो आदमी एकदम थक जाता था, झुलस जाता था। आसान बात नहीं है। तो ये हमारी अचीवमेंट। कूटनीति आज सब ब्रह्मास्त्र की तरह मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जब मोदी जी इंडोनेशिया गए तो मैंने सोचा G20 छोड़ के इंडोनेशिया क्यों जा रहे हैं? मिस्टर बाइडेन 18 घंटा ट्रैवल करके एक दिन पहले क्यों आया? मोदी जी के निवास स्थान पे क्यों गए? मुझे उत्तर आज सुबह में मिला है। उत्तर ये है, इंडोनेशिया इसलिए गए थे मोदी जी क्योंकि ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका, ये लोग हमारे शुभचिंतक होके ये साउंडिंग बोर्ड बने थे कि ड्राफ्ट स्टेटमेंट में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और यही चीज जब मिस्टर बाइडेन आए मोदी जी से मिलने, एक दिन पहले रात को सीधे लैंड किए और सीधे गए प्रधानमंत्री के निवास, मोदी जी ने साफ कहा, देखिए ड्राफ्ट स्टेटमेंट में विरोधाभास नहीं चाहिए। हम कहेंगे कि लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं है, हम ये सब लिखेंगे, लेकिन यूक्रेन पे चर्चा नहीं होगी, विरोधाभास नहीं। तो वही हुआ। इसके कई माने हैं। पहला, विश्व में अब इस स्तर पे मोदी जी पहुंच गए हैं
कि देश का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति मोदी जी के खिलाफ नहीं जाता है। मोदी जी का स्टेचर जो हो गया है, आज वो सेंट्रल फिगर बन गए हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, नया वर्ल्ड ऑर्डर के ऑथर बन गए हैं, वो दिशा तय कर रहे हैं। G20 इकोनॉमी ओरिएंटेड था, वो मानवता सेंट्रिक बना दिए हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो ग्लोबल साउथ के लीडर बन गए हैं, अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना दिए, 21st मेंबर। आप देखिए, और ये जो मास्टर स्ट्रोक था अफ्रीकन यूनियन का, चीन जिस तरह से अफ्रीका को लूट कर रहा था, 57 देश में 42 देश BRI के विक्टिम है, मोदी जी ने एक झटके में ये चीन का झुंझुना छीन लिया, एक झटके में। आज अफ्रीका के 57 देश मोदी मय हो चुके हैं, और कल ये जब यूनाइटेड नेशंस में जब कभी चर्चा होगी, ये सब हमारे लिए वोट करेंगे। और अफ्रीका इतना रिच रिसोर्सेज में है कि अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए। आप समझिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जी, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप ले लिया मोदी जी ने। वॉइस बन गए हैं मोदी जी कमजोर और गरीब देशों का, जिसका कोई माई बाप नहीं था, मोदी जी ने हाथ थामा है। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। खाली हमारा भला हो बाकी देश गड्ढे में जाए, ये अप्रोच था। मोदी जी ने दिशा बदल दिया, ये अप्रोच नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास, स्पेशली गरीब देश का, कमजोर लोगों का। जब वो वियतनाम और इसको बोलते हैं ब्रह्मोस बेचने की बात करते हैं, आप समझिए उनको सशक्त किया जा रहा चीन के खिलाफ। तो ये अब जैसे भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की जो बात हो रही है, ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर, उस पर मैं आता हूँ सिन्हा साहब। शिवाज सर, जो मैंने शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि ये कहा जा रहा था कि पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं, बड़ा फीका सा रहेगा, अधूरा सा रहेगा, किसी ने याद भी नहीं किया उनको। बल्कि भारत ने जो इनिशिएट किया है, जो आपके खाड़ी के देशों से लेकर के और यूरोप तक का जो एक गलियारा, बहुराष्ट्रीय रेलवे लाइन और शिप वाला जो पूरा, ये तो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि जो BRI इनका एक पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसने बहुत सारे देशों को बर्बाद करके रख दिया, उसको तो चौपट करने वाला काम कर दिया है। मतलब भारत ने, खाड़ी के देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने मिलकर के जो ये पूरा आर्थिक कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। जी हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है चौधरी साहब, जो पहले बात आपने बताई कि भाई रूस और चीन के जो राष्ट्रपति नहीं आए, रूस के पुतिन और शी जिनपिंग नहीं आए, नहीं आना की वजह कुछ भी हो सकती है, पर उनका लॉस हुआ। ये जो G20 है बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और अब लगता है सबको कि शी जिनपिंग अगर आते तो उनको फायदा होना था, पुतिन आते तो उनको फायदा होना था। पुतिन का ना आना एक मजबूरी है, क्योंकि पुतिन ने खुद बात करके बताया प्रधानमंत्री मोदी को कि क्योंकि वो अभी कहीं बाहर नहीं आए हैं और वो अभी रशिया यूक्रेन लड़ाई में एक प्रकार से इन्वॉल्व हैं, और वो आएंगे तो आइसोलेट हो जाएंगे, और जो बात हमें समझ आई। जो शी जिनपिंग का ना आना, उसकी 2-3 वजह है। एक तो पता लगता है कि शायद अंदरूनी भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, उनकी खुद की जो हालात अच्छी नहीं है, और इसके अलावा उनको समझ नहीं आ रहा कि भारत की जो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जो लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी कोविड-19 से पहले, फास्टेस्ट ग्रोइंग है कोविड-19 के बाद। उसके बाद हमने चंद्रयान 3 को लैंड करा दिया साउथ पोल में, भारत की वाह हो रही है। तो उनको एक जलन पैदा थी, वो नहीं देखना चाहते कि भारत का स्टेटस इतना ऊपर जाए, तो कहीं जानबूझ के उन्होंने नहीं आया कि कहीं ये जो G20 फेल हो। सोचा तो वो था, मगर हुआ उसका उल्टा। जिस प्रकार से G20 की मीटिंग सक्सेसफुल हुई, ये काबिले तारीफ है। ये सच्चाई है, जो इससे पहले 17 मीटिंग हुई थी, उसमें 2-3 मीटिंग होती थी साल में, 220 मीटिंग 60 प्लेसेस में, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में,
और ये एक चीज के लिए नहीं, इकोनॉमी के लिए अलग, टूरिज्म के लिए अलग, हेल्थ के लिए अलग, क्लाइमेट के लिए अलग, तो ये अलग अलग हुई और ये इनका सबका निचोड़ आपके जो ड्राफ्ट बना था G20 का डेली डिक्लेरेशन उसके अंदर था। तो सच्चाई ये है कि अगर ये नहीं आए तो नुकसान इनको है, भारत को और ना G20 को। और G20 में किसी ने महसूस भी नहीं किया कि शी जिनपिंग और पुतिन नहीं है। बिल्कुल अब बात, बिल्कुल। हाँ, अब बात आती है कि जो मास्टर स्ट्रोक मारा है तीनों, ये बड़े काबिले तारीफ है, ये सोच समझ के हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई पहले आप ये कॉरिडोर की जो बात कर रहे थे, ये जो कॉरिडोर है ये बहुत सोची समझी सोच के साथ है कि ये जो अफ्रीकन कंट्री थी, ये अभी तक जो थी ये कॉलोनियल स्टेट थी, इनको एक्सप्लॉइट पहले वेस्टर्न पावर ने किया, अब चीन कर रहा था बेल्ट रोड इनिशिएटिव से, सबको इसने डाल दिया था डेप्ट ट्रैप में। अब जो भारत ने कार्रवाई की है, जिस प्रकार से भारत ने सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री जो जिसके अंदर इटली, फ्रांस, जर्मनी शामिल है, ये एक कॉरिडोर है जो भारत से स्टार्ट होगा, उसकी ईस्टर्न आर्म होगी भारत से लेके जो मिडिल ईस्ट तक, जो कि समुद्र के रास्ते से और रेल के रूट से जाएगी, और फिर उसकी नदर आर्म बढ़ेगी कि उस मिडिल ईस्ट से ये जाएगी यूरोप कंट्री में। और इसके बनने के बाद आपकी जो 40% का जो रेट था, जो आपको एक प्रकार कीमत थी, वो कम हो जाएगी, और 60% जो है आपका ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन रहा है, भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है, और भारत को चाहिए कि किसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, और यही सऊदी अरेबिया, यूएई जो आज ऑयल रिच हैं और उनको मालूम है ये ऑयल 7-8 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, वो भी अपनी इन्वेंट्री बढ़ाना चाहते हैं, टूरिज्म भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और उनको लगता है कि भारत के साथ अगर इतनी बड़ी मार्केट है, वो ट्रेड करते हैं, उनको बहुत फायदा है। तो ये जो ईस्टर्न आर्म है, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ, और उसके बाद वो उसी कंटेनर वहीं रेलवे से जाके और आपके पहुंच जाएंगे यूरोप के अंदर। और आप देखें कि जो कंटेनर मुंबई से स्टार्ट हुआ, वो समुद्र से और फिर रेल से और फिर समुद्र से फिर रेल से जाके आपके यूरोपियन मार्केट में जाएगा। ये एक गेम चेंजर है, और ये बहुत अच्छा। एक सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर से जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उसने कहा जहां पर भी प्रिंस सलमान आते हैं वो बहुत सोच समझ के आते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप पे भरोसा है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये अगले 5 साल में बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगा। ये काबिल तारीफ है, इसने पूरा गेम चेंज कर दिया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को एक्सपोज कर दिया। वो वैसे ही फेल था, क्योंकि ज्यादातर उसका जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब 62 बिलियन एक प्रकार पैसे डुबा दिए, वहां पर 30% प्रोजेक्ट बने, और ये $3 ट्रिलियन का जो पूरा बेल्ट रोड इनिशिएटिव था वो ठप पड़ा है। तो ये सच्चाई है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है, बहुत ही काबिल तारीफ ये सोच विचार किया है, इससे ट्रेड का सब रूप बदल जाए। दूसरा कहते हैं सुएज कैनाल के अंदर जो पैसा इस्तेमाल होता था और जो वहां पर लाइन लगती थी और जहां पर जाने के लिए आपको ट्रेड से इतना खर्चा करना पड़ता था, वो बहुत कम हो जाए। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी मास्टर स्ट्रोक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने जो बताया अफ्रीकन यूनियन को एक प्रकार से मिला लिया, ये अभी बात नहीं आई। ये बात जब 17वीं मीटिंग थी तो वहां पर किसी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो अफ्रीकन यूनियन के सदस्य थे, कि हमारे को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, मगर वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसकी हिम्मत है कि अफ्रीकन यूनियन को ऐसे डाल दोगे? ये G20 जो है ये इकोनॉमीज का है समूह, ये है 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, G20 है, तो कहां अफ्रीकन यूनियन को डाल सकते हैं? मगर प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया, और करके दिखाया, किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं की। उसने अपने कार्यकाल में शुरू में ही अफ्रीकन यूनियन को उसका हिस्सा बनाया और सबने हाँ बोला और उसको अपने मेन टेबल पर बिठाया और पार्टिसिपेट किया। 18th जो G20 की मीटिंग के अंदर जो अफ्रीकन यूनियन जो 55 कंट्री का समूह है, उनके जो लीडर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इससे क्या होगा, बहुत जो मेरे साथियों ने भी बात की है कि आज वो 55 देश आपकी तरफ हो गए, आज आप उनकी वॉइस बन गए हो। वही देश है जिनको आपने कोविड-19 के बाद बिना पैसे की वैक्सीनेशन दी थी, अमेरिका ने नहीं दी, चीन ने नहीं दी, किसी देश ने नहीं दी, ये भारत था। तो मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को जिस प्रकार से भारत की लीडरशिप के साथ
ये अंदर डाला है, ये काबिल तारीफ है, मुझे बहुत ही अच्छे। और अब जो बात आती है कि ये कह रहे हैं कि जो G20 की एक प्रकार से ये ड्राफ्ट था, ये दिल्ली डिक्लेरेशन का मानना ये काबिल तारीफ है। ऐसे मुद्दे पे आज G20 के दो धड़ हैं, एक है चीन और रूस, उसके साथ एक दो कंट्री और होंगी, एक है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका। अब ये मिलने को तैयार नहीं है, तो कैसे आप एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकते हो कि जो दोनों मान ले? तो बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये मुझे लगता है, और मेरे जो साथियों ने भी ये बताया, ये काबिल तारीफ है। मगर इसके अंदर एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो अमेरिका है और यूरोपियन कंट्री, उन्होंने भी भारत का साथ दिया, वो भी चाहते हैं भारत सक्सीड हो, क्योंकि भारत का कद बहुत ऊंचा हो गया है। चंद्रयान जब 3 लैंड किया साउथ पोल में, अब सबने ये सोचा कि भारत तो कुछ अलग ही देश है, ये सपेरों वाला देश नहीं है जो हम अपने आप पिक्चर पेंट करते थे किसी समय में। तो ये सच्चाई है कि आज अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्री ने भी भारत का साथ दिया। वो चाहते थे कि ये G20 का ड्राफ्ट आए और ये अप्रूव हो और कंसेंसस से हो, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो G20 की अहमियत ही टूट जाती। फिर ये ब्रिक्स वगैरह ले लेते और इसकी अहमियत, तो वो भी चाहते थे, उन्होंने ज्यादा इस चीज को नहीं किया। तो अगर जी जी आपका दिमाग ले जाएं कि किसी ने पूछा था डॉक्टर एस जयशंकर से कि जो बाली में 4 जगह रशिया का नाम इस्तेमाल किया गया था, मगर यहां कुछ नहीं किया गया। आपने यूक्रेन का नाम तो मेंशन किया, मगर रशिया, उसने कहा दैट वाज बाली, दिस इज दिल्ली। और बहुत सोच समझ के बिना कहे बहुत कुछ कहा। और ये नहीं है कि रूस को कटघरे में नहीं किया, रूस को भी बोला कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी हर देश की रिस्पेक्टेड होनी चाहिए, और इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो बिना बताए सब कुछ कहा, सभी देशों को इकट्ठा लिया, और एक मास्टर स्ट्रोक है ये। एक भारत की डिप्लोमेसी की जीत है, एक भारत की लीडरशिप की जीत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत है। जिस प्रकार से ये जो डिक्लेरेशन को अप्रूव कर दिया कंसेंसस से, ये कोई सोच भी नहीं सकता था, और हम भी नहीं सोच सकते थे आज से जी 5-6 जी दिन पहले ऐसा लगता था। उसकी वजह यह है कि जो टूरिज्म का, इकोनॉमी का, फाइनेंस का और फॉरेन अफेयर्स का जो मीटिंग हुई थी, उसमें कंसेंसस नहीं आया था अभी तक, मगर ये काबिल तारीफ है। तो मुझे लगता है कि ये भारत का जो है मुद्दा, ये बहुत अच्छा, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये सच्चाई है। अब मुझे लगता है कि रे ऑफ होप मिल गई वर्ल्ड को, ऐसा लीडर मिल गया कि जो सबको इकट्ठा। ये G20 का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बॉडी लैंग्वेज थी सभी लीडर की, वो बहुत पॉजिटिव थी, एक दूसरे के ह्यूमैनिटी की तरफ बात हुई, बहुत खुश आए लोग, खुश गए। ये एक दिखाता है कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोब है, एक फैमिली है। और इसी प्रकार क्लाइमेट चेंज की बात की कि भाई आप इकट्ठा चलो तभी आप लड़ सकते हो, आप जी पॉवर्टी के श्रीवास्तव साथ लड़ो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो मैं ये कहता हूँ जी बहुत ही काबिल तारीफ था चौधरी साहब। जी श्रीवास्तव, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। स्वाति जी, 2 सीन याद करिए। एक तो डिनर पर जब राष्ट्र प्रमुख अपनी धर्म पत्नियों के साथ पहुंच रहे थे या सहयोगियों के साथ पहुंच रहे थे, तो अधिकांश जो उनकी बेटर हाफ थी वो भारतीय परिधानों में पहुंच रही थी, या तो वो सूट सलवार या कुछ उस तरह की और कोई वेशभूषा या साड़ी में थी। दूसरा सीन याद करें हम आज सुबह का, जब गांधी जी की समाधि के बाहर प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रमुखों को रिसीव कर रहे थे, तो हर एक के गले में एक खादी का शॉल ओढ़ा रहे थे, डाल रहे थे। ये जो भारतीय पहचान है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत की रवायतें हैं, परंपराएं हैं, जिस तरीके से पूरे विश्व को उन्होंने या जिन्होंने भी ये दोनों कार्यक्रमों के समय ड्रेस कोड या दूसरी चीज़ें तय की हैं, उन्होंने एक तरीके से संदेश और संकेत पूरी दुनिया को भेजा है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, हमने कभी ये सीन नहीं देखे हैं जो इस समय स्क्रीन पर हमारे सामने हैं। जितने राष्ट्र प्रमुख थे, एक आध को छोड़ करके, जिनके यहाँ वहाबी संस्कृति है और वो जो समाधियों पर नहीं जाते हैं, पुष्प अर्पित नहीं करते हैं,
एक आध राष्ट्र को छोड़ करके, राष्ट्र प्रमुख को छोड़ करके सब राजघाट पहुंचे हुए थे गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये अभूतपूर्व था अपने आप में। और पूरी दुनिया, एक तरीके से पूरी दुनिया ना कहें तो 2/3 दुनिया तो थी ही, यानी 80% आबादी का प्रतिनिधित्व, 75% अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, एक साथ खड़े होकर के। ये कितना बड़ा संदेश और संकेत है। जी। एक जो मेरे को पैनलिस्ट है उन्होंने जैसे बताया, एक तरीके से पूरी दुनिया ने मोदी जी का लीडरशिप है उस पर मुहर लगाई है। और ये काम आसान बिल्कुल नहीं था। हम तो जानते हैं, मैं तो खुद को गौरवित मानती हूँ कि 2 सेना अधिकारी उच्चतम के साथ मैं आज पैनल पर बैठी हूँ। जिस आर्मी का एक डंका है कि डंके की चोट पर हर एक काम वो काबिल कर दिखा सकते। तो ये जो कार्यक्षमता हमारे देश में सिर्फ सेना के पास बची हुई थी। बाकी दूसरे जो अंग है, सरकार के हो, समाज के हो, उनके बारे में हम ऐसे 100% गारंटी नहीं दे सकते थे। लेकिन आज उसी समाज को लीड करते हुए मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि न कि बल्कि हमारी सेना तो है कार्यक्षम, लेकिन जो नागरिक प्रशासन है उसी कार्यक्षमता से अपना जो काम है पूरा कर सकता है। तो मैं मानती हूं कि पूरी दुनिया जो है वो झुकती है आपके सामने, जिसके सामने झुकाने वाला आना चाहिए। और मोदी जी ने जब भी अपना जो कार्यकाल है शुरू किया था, तो उनको सही बताया इन्होंने कि पहला सवाल पूछते थे कि क्या इनसे फॉरेन रिलेशन संभल जाएगा। बिल्कुल ही इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मोदी जी का जो एक इंटरव्यू हुआ था 2014 के प्रचार मुहिम के दरमियान, उन्होंने बताया था कि न आंखें उठाकर न आंखें झुकाकर, बल्कि आंखों में आंखें मिलाकर भारत की विदेश नीति हम चलाएंगे। और इसी लाइन पर जाकर उन्होंने आज भरोसा क्यों पैदा हो गया, क्योंकि सबको मालूम है कि मोदी जी कोई अनड्यू एडवांटेज लेना नहीं चाहते हैं। जो जिसका ड्यू है वो उसको मिल जाएगा, लेकिन आप भारत को जो ड्यू है उसको नकार नहीं सकते हो। और ये जो बात है, हर एक सिचुएशन जो होती है, हर एक आदमी एक अपनी भूमिका लेकर खड़ा रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा जो बदलाव करके सब लोग एक साथ आ सकते हैं। ये जो एक संस्कृति है, उसके लिए उनको बड़े कड़े शब्द का इस्तेमाल न करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलती जो है थोड़ी सी मानकर वो 2 कदम पीछे हट गए। या तो आप रूस की बात कीजिए, या चाइना की बात कीजिए, या अमेरिका की बात कीजिए, सब लोगों ने ये सब माना है कि हाँ, हम जो जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से 2 कदम पीछे जाते हैं तो सब लोग एक साथ आ सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि शायद कोई मुझसे सहमत ना हो, लेकिन ये जो संस्कृति है ये संघ की विचारधारा है। संघ में हर एक डिसीजन जो होता है वो एक मत से होता है। जहां पे पैनल बैठता है, अगर एक आदमी भी उस पे असहमति दर्शाता है तो वो निर्णय नहीं लिया जाता, उसे ठंडे बस्ते में रखते हैं, थोड़ी दिनों के बाद उस पर फिर विचार विनिमय। तो ये जो संस्कृति है ये मोदी जी के खूद में है और उसी में वो पले हैं, इसलिए ये जो चमत्कार हम देख रहे हैं, तो ये जो उनकी 40, 50, 60 साल की आयु जिस संगठन में गई है उसका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं आज। बहुत सही बात आपने कही है सिन्हा सर। हम देख रहे हैं कि भारत इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2027 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। आज हम अंतरिक्ष की महाशक्ति हैं। हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। कोविड काल में हमने करीब 200 देशों को वैक्सीन भेजी हैं। जब भी कहीं कोई संकट आता है तो हमारी टीमें उनकी तरफ मदद की हाथ बढ़ाती हैं।
आज हर सेक्टर में हम लोग प्रगति कर रहे हैं। जो हमारी मेधाएं हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं हैं उनको हेड कर रही हैं। चाहे वर्ल्ड बैंक हो उसको हेड कर रहे हैं हमारे बग्गा साहब। आप जो आपकी सत्य नडेला जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में, सुंदर पिचाई गूगल, और आपका जो पूरा यूट्यूब और अल्फ़ाबेट वगैरह उसको हेड कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं में बताया जा रहा है कि बाइडेन साहब का जो शासन प्रशासन है उसमें करीब 130 इंडियन हैं या इंडियन मूल के हैं, इंडियन मूल के ही होंगे। और अलग अलग देशों में भी जो हमारी भागीदारी है, जो जिस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे विश्व में, वो अब एक अनूठी छटा जो है वो बिखेरते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय जो यूएन का आकार लिया गया था, जो बनाया गया था, जिन जिन देशों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, वो ही आज तक चला आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध को भी कुछ साल बाद 100 साल तो पूरे हो जाएंगे। तो आज की जो विश्व की जरूरतें हैं और उसमें जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है जिस तरीके से, और भारत की जो भूमिका है, इस समय भारत आबादी के लिहाज से भी दुनिया में नंबर 1 देश है। तो जो आज कंक्लूडिंग रिमार्क्स आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मैं वो आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं और उसके बाद मैं एक सवाल करूंगा। उन्होंने कहा कि विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए ये जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हों। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है। जब यूएन की स्थापना की गई थी उस समय विश्व आज से बिल्कुल अलग था। उस समय यूएन में 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज यूएन में शामिल देशों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बावजूद इसके यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता आज भी उतने ही देशों की है। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ एजुकेशन हो, हर सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है। ये नई वास्तविकता हमारे नए ग्लोबल स्ट्रक्चर में भी दिखाई देनी चाहिए। ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति और संस्था समय के साथ स्वयं में बदलाव नहीं लाती है वो अपनी प्रासंगिकता खो देती है। हमें खुले मन से विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि बीते वर्षों में अनेक रीजनल फोरम्स अस्तित्व में आए हैं और प्रभावी भी सिद्ध हो रहे हैं। आज हर वैश्विक संस्था को अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए सुधार करना आवश्यक है। इसी सोच के साथ हमने कल ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने की ऐतिहासिक पहल की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ फिर से संकेत दिया है कि जो भारत की भूमिका है वो अब वैश्विक मुद्दों पर होनी ही चाहिए, दर्ज होनी चाहिए, उसको जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। और अगर ये नहीं होता है सिन्हा साहब, तो पहले मैं आपसे जवाब चाहूँगा और फिर शिवाश सर और स्वाति तोरसेकर मैडम से, क्या भारत को अब बड़ा फैसला लेना चाहिए आगे चल कर के? अगर उसकी उपेक्षा होती है, अब भी उसको यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता, तो आज भारत के पास ताकत है। आज भारत के साथ बहुत सारे देश हैं। एक वैकल्पिक संस्था भी भारत खड़ा करने के बारे में क्या सोच सकता है यूएन को इरिलेवेंट करने के लिए? एकदम। पहले हम लोग 2 फेजेस में बात करेंगे कि यदि यूनाइटेड नेशंस हमारी आवाज को सम्मान नहीं कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए। पहले हम करेंगे यूनाइटेड नेशंस का रोल और दूसरे पार्ट में करेंगे इस पर डिस्कस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस के पास बाइट नहीं था, शक्ति नहीं थी अपना विल इंप्लीमेंट कराने के लिए, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर यूनाइटेड नेशंस बना। यूनाइटेड नेशंस के पास विल है क्या, बाइट है क्या, हुक्म मनवाने की शक्ति है क्या?
यदि हुक्म मनवाने की शक्ति होती तो यूक्रेन वॉर कब का खत्म हो गया होता। जब अमेरिका ने गडाफी पे अटैक किया, उसको मारा, क्या विश्व के लोग चुप रहे? जिस तरह से पाकिस्तानी दादागिरी करता, मनमानी करता, आतंक फैलाता है, एफएटीएफ में क्या रूल ऑफ मेजोरिटी है? यूनाइटेड नेशंस के फंक्शनिंग में एफएटीएफ में रूल ऑफ मेजोरिटी है। 13 देश में से 3 देश कहते हैं कि नहीं, एफएटीएफ को, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में मत डालो, बच जाता है, ग्रे लिस्ट से हटा दो। ऐसे थोड़ी चलेगा देश। कोई भी जुडिशियल सिस्टम रूल ऑफ मेजोरिटी से चलता है, चाहे हमारा हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम हो या आईसीजे का हो, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशंस का मैं एक अनोखा चीज देखता हूं कि कंसेंसस होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? तो सवाल ये पैदा होता है कि रूल ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, चाहे यूएनएससी का फंक्शनिंग हो, चाहे एफएटीएफ का हो, और इसलिए सुधार लाने की जरूरत है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशंस को इतना बाइट देना पड़ेगा, स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी कि वो जनरल असेंबली को बुला के एक फैसला ले और उसको इम्प्लीमेंट कराए। ऐसी शक्ति होनी चाहिए। यदि कोई देश नहीं मानता है तो इकोनॉमिक सैंक्शन, डिबार करो, पैसे मत दो, तरह तरह के ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस के पास। आपके पास आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आप उसको इस्तेमाल करो। पाकिस्तान मनमानी करता, क्या कर लिया आपने पाकिस्तान का? क्या कर लिया? एफएटीएफ से तो फिर निकल गया है वो ग्रे लिस्ट से, और तो खुश है। क्या पूरा विश्व नहीं जानता है कि पाकिस्तान एपिसेंटर नहीं है आतंकवाद का? यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? धृतराष्ट्र बन के तमाशा देख रहा है। जितना विश्व में आतंकवाद होता है, सबका गढ़ है, केंद्र बिंदु है पाकिस्तान। तो सवाल ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल अदा नहीं करते हैं तो ये तो होगा, फेलियर होगा, फिर लोग दादागिरी करेंगे, मनमानी करेंगे। अब आते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। मेरी अपनी सोच है कि पहले तो यूनाइटेड नेशंस एफएटीएफ का रूल ऑफ मेजोरिटी पे फंक्शनिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, आप जनरल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाइए और कोई ना कोई हमारा मित्र देश प्रपोज करेगा कि भारत को परमानेंट यूएनएससी में 6th मेंबर बनाओ, उस पर वोटिंग करवाओ। पूरे अफ्रीका 57 देश हमारे फेवर में है, और भी कई देश हैं हमारे फेवर में, हम बन जाएंगे। 200 में से यदि मतलब 150, 120 दे हमारे फेवर में, हो गया काम। तो ये जो चाइना फाइना जो बकवास कर रहे हैं और वीटो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कहानी खत्म। ये करने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो मनाने गए थे धृतराष्ट्र को, नहीं माने, हो गया युद्ध, करो खत्म। तो यदि ये सुझाव नहीं मानते हैं तो घी निकालने का तरीका है टेढ़ी अंगुली से घी निकालना। सीधे से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी से निकालेंगे, और ये फिर अल्टरनेट हमको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस का, जहां हम अपना चीज एजेंडा लेके चलेंगे। क्या विश्व आज भारतवर्ष के बिना रह सकता है? कोरोना में किसने मदद किया? वैक्सीन किसने दिया? खाना किसने दिया? श्रीलंका को पैसा का लोन किसने दिया? बांग्लादेश को लोन को कौन दे रहा है? नेपाल को कितना मदद कर रहे हैं? जबकि कोरोना हमारे यहाँ भी हुआ था, उसके बावजूद हमारी जीडीपी इंटैक्ट रही। आप देखिए, मतलब बताइए ओंकार जी कि आज विश्व स्तर पे कौन सा देश है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पे चलता है, जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पे चलता है, सबका साथ सबका विकास के मार्ग पे चलता है, जो अपना स्वार्थ कम देखता है, लोग दूसरों का भला देखता है, जो टर्की ऐसे देश को, जो हमारे दुश्मन है, उनको भी टीम भेजता है मदद करने के लिए। हम तो जानते थे ये सांप फिर बाइट करेगा हमको, और वही हुआ। 2 महीने के अंदर पलटी मार दिया इसने, एहसान फरामोश देश ने। तो ये है विश्व, भारतवर्ष के बिना नहीं रह सकता है ओंकार जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, माँ और बेटे का सबसे प्योर रिश्ता है, उससे प्योर रिश्ता विश्व में कुछ नहीं है। माँ बेटे और बेटी जो भी है, उससे प्योर रिश्ता नहीं है। लेकिन बिहार में हमारे कहावत है, माँ दूध तब देती है जब बच्चा रोता है। तो हमको चिल्लाना पड़ेगा, हमको अपना राइट हक मानना पड़ेगा, छाती ठोक के ये 2, वरना हम ऑप्शन बी लेंगे, और प्लान बी के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और प्लान बी मैं बताना नहीं चाहता हूं, मेरे माइंड में प्लान बी है, बट लोग सरकार में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है,
वो प्लान बी, मेरा सब इशारा समझ गए होंगे, प्लान बी एग्जीक्यूट हो सकता है। जब दबाव डालिएगा, कॉर्नर कीजिएगा ओंकार जी, अच्छे अच्छे लोग सरेंडर कर जाते हैं। जब मौत और जिंदगी का सवाल हो तो सब चाहेंगे जिंदगी। तो हमको प्लान बी में ऐसी परिस्थिति डालनी पड़ेगी, भाई यदि हमारी नहीं सुनोगे तो हमारा रौद्र रूप देखोगे। हम फूड ग्रेन्स, हम यदि फूड अभी सपोर्ट, अभी राइस एक्सपोर्ट बंद किया हमने, हो गया बवाल शुरू। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट आने लगा, ऐसा मत कीजिए मोदी जी, ऐसा मत कीजिए, हमारे बिना नहीं जी सकता है विश्व। विश्व का कंपल्सन है, हमारा हाथ रख, हमको गुड ह्यूमर में रखना पड़ेगा, हमको खुश रखना पड़ेगा। नहीं खुश रहेगा तो वर्ल्ड दुखी होगा। ओंकार जी, ये समझने की जरूरत है। जी सिन्हा साहब। श्रीवास सर। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, ऐसा है कि ये जितनी भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है ये आउटडेटेड हो चुकी। जब ये बनी थी तो इनका मकसद अलग था, वर्ल्ड का जो फिनोमिना बहुत अलग था। क्योंकि अगर आप देखें, यूनाइटेड नेशन भी है, उसके अंदर WTO भी है, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी है। ये सारे की सारी आज से 30, 40, 50 साल पहले बनी और अब इनको बहुत ज़रूरत है इनके अंदर चेंज आने की, और सभी की सभी फेल हो गई हैं। कोई भी काम नहीं कर पा रही जो इनको स्ट्रक्चर्ड काम है। अगर आप देखें कि पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अपना काम नहीं कर पाया तो अमेरिका अपना करने लगा। अगर आप सैंक्शन लगाते हैं, जो सैंक्शन लगानी चाहिए यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन तो नहीं लगाता, अमेरिका लगाता है। ये जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, वो कौन लगा रहा है? वो अमेरिका लगा रहा है। तो यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ चले हुए थे लोग और उसको मानते थे क्योंकि दादागिरी। अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड तो रहा नहीं, अभी मल्टीपोलर है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, जो एक मुद्दा अभी आपने उठाया, उसके अंदर 5 जो सदस्य हैं परमानेंट मेंबर, इनके साथ इनको एक एब्सोल्यूट पावर दे दी और हर डिसीजन जो है वो सबकी सहमति से होगा। तो ऐसे इस वर्ल्ड में कैसे चलेगा? जो 50 कंट्री थी उस टाइम और आज 200 कंट्री हैं, इसको पूरे को रीशफलिंग करनी पड़ेगी। भारत कतई नहीं कर रहा कि हमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर 5वें से 6ठा बना लो। भारत करता है इसके अंदर पूरी चेंज करो, और भी देश हैं, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, वो ऐसा कि वो पूरे वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन हो और इसके काम करने के तरीके को बदला जाए। मैं इसको मानता हूं कि ये कि कहना कि भाई जब तक पूरों की सहमति नहीं होगी कुछ नहीं होगा, उससे तो फिर आप आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड धड़ों में बटा हुआ है। उसके अंदर होना चाहिए मेजोरिटी, उसका तरीका है वो अलग चीज है। क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, चाहे IMF हो, चाहे आपका WTO हो। आज आपका, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करना अफगानिस्तान के, तो उन्होंने इसको IMF से लोन दिलाया, उनको उसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। तो ये सच्चाई है, ये आजकल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं है, और ये ना इफेक्टिव होने के कारण दबदबा बना रहा था अमेरिका, जो कि बिल्कुल गलत था। वो पुलिसमैन की कर नहीं सकता, यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए, WTO करना चाहिए, IMF को करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ये किसी के प्रेशर में ना आए। मुझे लगता है ये सारी जरूरत करने की है, और भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है कि भारत एक प्रेशराइज कर सकता है लॉबी बना के, और ये भारत से आवाज नहीं आ रही है, बाकी देशों से भी आ रही है। मुझे लगता नहीं कि ये समय दूर है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बदलाव होगा, और ये होगा मुझे लगता है कुछ चंद एक समय में। चौधरी साहब। स्वाति मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN कन्वेंशन में नहीं जा रहे हैं, ये सूचना आ गई है, और इस बार विदेश मंत्री जाएंगे, जयशंकर साहब जाएंगे, वो संबोधित करेंगे। ये भी एक तरह का प्रेशर बिल्डअप करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाँ जरूर चौधरी साहब, मुझे एक याद आ रही है 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यूनाइटेड नेशंस की सभा में गए थे, तो उसी भाषण में उन्होंने इन सब चीजों के संकेत दिए थे। और मैं थोड़ा पढ़कर बता रही हूँ।
उन्होंने कहा था, वी मस्ट रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशंस इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेक इट मोर डेमोक्रेटिक and participative institutions that reflect the imperative of 20th century won't be effective in the 21st. It would face the risk of irrelevance, and we will face the risk of continuing turbulence with no one capable of addressing it. ये इतने सही शब्दों में उन्होंने पूरा एक ब्यौरा दिया था, और कितनी लंबी सोच है मोदी जी की हम देख सकते हैं। जो उन्होंने 2014 में बोल के दिखाया, उस पर अमल करते करते आज हम कहां तक पहुंच गए, ये सब लोग देख सकते हैं। मैं 2 मिसाल देना चाहती हूँ। एक जो था, उन्होंने 2014 में पहली बार शपथ ली थी, तो उसी समय उन्होंने इंडिया के सब नेबरिंग कंट्रीज के प्रमुखों को बुलाया था उसी सेरेमनी में, और एक संकेत दिया था कि जैसे सार्क जैसे वो जो देश है उनके साथ मैं पहले चलूंगा। लेकिन उन्हें ये पता था कि सार्क जैसा वो जो प्लेटफॉर्म है वो अभी इररिलेवेंट बन चुका है, कालबाह्य बन चुका है, तो उन्होंने उसकी तरफ कभी नजर नहीं दी। दूसरा उदाहरण है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जहां पर मोदी जी ने जाना छोड़ दिया क्योंकि वो भी इररिलेवेंट हो गए हैं। और अगर ये चेतावनी देने के बावजूद भी यूनो अपने आप में सुधार करना नहीं चाहता है, तो वो तो एक्शन इनवाइट कर रहा है। मोदी जी का स्वभाव है ये कि वो आपको बताने की कोशिश करते हैं आप इररिलेवेंट हो रहे हैं, ये आपके हित का सवाल है। और अगर ये नहीं मान रहे हैं तो फिर आगे के कदम मोदी जी तो लेते रहेंगे। तो ये जो मिसाल उन्होंने, जो मैंने 2 संगठनों की मिसाल भी दी और उनके भाषण का ब्यौरा भी दिया, ये पूरा संकेत तो उनके मन में ये पहले से था। उन्होंने तभी शायद 2014 में किसी ने उनकी सुनी नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि भारत की आवाज बहुत क्षीण थी, लेकिन आज भारत की आवाज बुलंद हो गई है, इसलिए हम इसकी दखल ले रहे हैं और इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये लगता है कि समय आ चुका है, जग जाए और अपने आप में सुधार बनाए। जो इन्होंने बोला ऑब्जेक्टिव्स थे वो बिल्कुल एक तरफ हो गए हैं। दूसरी तरफ एक जो स्ट्रक्चर बनाया गया, तो कोडिफिकेशन कर दिया गया किसी और एजेंडे का, और वो जो एजेंडा है वो एजेंडा दुनिया का हर कोई देश नहीं चाहता है, लेकिन यूनो का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें ये कोडिफिकेशन ऐसे हो गया कि ये आप पर एक मैंडेट बन गया है, मैंडेटरी बन गया है, और इससे लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। इसलिए जो लोग इसको नहीं चाहते हैं वो मोदी जी के साथ आने वाले हैं। और बाकी सब जो इन्होंने सही बताया कि बाकी जो प्लेटफॉर्म बने हैं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, यूनो से अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, तो ये देखने की बात है और समय बाकी है अभी इसके लिए। बहुत सही बात आप तीनों ने ही कही है। बहुत लंबे समय तक भारत की अब दुनिया अनदेखी कर नहीं पाएगी, और जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये भी नहीं कर पाएंगी। बहुत जल्दी भारत की बहुत बड़ी और अहम भूमिका हम देखेंगे विश्व में, और वो दिन बहुत दूर अब रह नहीं गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, सिन्हा सर और स्वाति तोरसेकर जी, आप तीनों जुड़े, इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए, और बहुत ही अहम मुद्दे पर आप लोगों ने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।